कही है। वो भारत में करीब 300 टेस्ट क्रिकेटर बने हैं, उनमें से आज की तारीख में भी वो एकमेव क्रिकेटर है जो गोवा से आते हैं, जो देश का सबसे छोटा राज्य है। और जब वो क्रिकेट खेले तब तो गोवा पोर्चुगल वहाँ रूल कर रहा था, तो वो भारत में भी नहीं था। उनको भारत के लिए खेलने के लिए वर्क परमिट लेनी पड़ी थी 1961 में। तो छोटे से परिवार से, छोटे से शहर से आते हुए, बड़े सपने देखते हुए वो उस जमाने में अपने देश के लिए खेल पाए। तो कहानी उनसे शुरू होती है, क्योंकि उनके जैसे ऐसे कई क्रिकेटर बने हैं। अब उनसे लेकर आज की तारीख में महेंद्र सिंह धोनी को ले लीजिए, छोटे परिवार से, छोटे शहर से आते हुए वो क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेटर बन पाए। तो मुझे लगा एक तरह से ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक गर्व की बात है कि क्रिकेट कम से कम एक ऐसी एक्टिविटी है जहां ये नहीं किसी को देखना पड़ता है कि आप कोई बड़े परिवार से आते हैं या नेटवर्क है या कनेक्शन है। आपके पास टैलेंट है, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपने कल ही देखा होगा ऋषभ पंत जिस तरह से वो खेल पाया। 21-22 साल का बच्चा आता है, उसके पास भी कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन वो टेस्ट क्रिकेटर बनता है और 150 रन कर पाता है। लेकिन साथ साथ एक पर्सनल लेवल पर भी था। आज की तारीख में हम हमेशा वंशवाद की बात करते हैं, डिनेस्टी की बात करते हैं। पॉलिटिशियन का बेटा नेता बन जाता है, फिल्म स्टार का बेटा फिल्म स्टार बन जाता है। मुझे भी लगा था एक जमाने में कि क्रिकेटर मेरे पिताजी है, मैं भी क्रिकेटर बन जाऊंगा। लेकिन कहीं ये बात साफ है कि क्रिकेट में केवल आपके पास कोई बड़ा सरनेम है या आपके पिताजी क्रिकेट खेल पाए, इसका मतलब नहीं है कि आपको ऑटोमेटिक एंट्री मिलती है। ऋषि कपूर या रणबीर कपूर बन पाए क्योंकि राज कपूर बड़े फिल्म स्टार थे। राहुल गांधी बन पाते हैं क्योंकि राजीव गांधी, सोनिया गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, आप नाम लेते रहिए। लेकिन क्रिकेट में एक बात साफ है, आपके पास वो हुनर होना चाहिए, वो टैलेंट होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए। ये 11 जो क्रिकेटर है जो टीम लोकतंत्र में है, उनमें एक चीज समान है। उसमें नवाबा पटौड़ी बड़े परिवार से आते थे, मेरे पिताजी छोटे परिवार से आते थे, छोटे शहर से आते थे। लेकिन एक बात उन सब 11 लोगों में एक कॉमन चीज जो है, विराट कोहली हो या महेंद्र सिंह धोनी हो, उनमें वो हुनर था, उनमें वो जज्बा था, उनमें वो टैलेंट थे। टैलेंट के बगैर ऐसे बहुत कम चीजें हमारे देश में है जो केवल टैलेंट पे चलती है। उनमें से एक चीज क्रिकेट है। इसीलिए मैंने कहा हमारे लोकतंत्र में हमारे नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन परिवारवाद होता है। क्रिकेट में परिवारवाद के लिए कोई जगह नहीं है, और ये सबसे बड़ी बात है। और 1930 के जमाने में जब क्रिकेट शुरू हुआ सईद साहब, तब अगर आप बड़े महाराजा राजा होते थे तभी आपको कप्तान बनाते थे। महाराजा विजयानगरम, उनमें कोई क्रिकेट की शैली नहीं थी, लेकिन वो बन गए। तब सांप्रदायिक तरह से क्रिकेट का बंटवारा होता था, हिंदू वर्सेस मुस्लिम वर्सेस पारसी। अब देखिए, अब जब मोहम्मद शामी बॉलिंग करता है एक तरफ से और उमेश यादव दूसरी तरफ से, आप ये नहीं सोचते कि एक यादव है और एक मुसलमान, आप सोचते हैं दोनों भारत के लिए खेल रहे हैं। ये क्रिकेट में ना कोई वोट बैंक है, ना रिजर्वेशन है, वो केवल टैलेंट पे चलता है। और मैं चाहता था इस किताब के जरिए, इन 11 कहानियों के जरिए, ये जो यंगर जनरेशन है उनको थोड़ा इंस्पायर किया जाए कि इस देश में अगर आपके पास मेहनत है, आपके पास जज्बा है, आपके पास टैलेंट है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद राजदीप जी। लेकिन मदन जी, हम थोड़ा सा यहाँ आपसे सहमत नहीं। मदन जी को भी देखिए, वो छोटे शहर से आए। मैं ये कहना चाहता था कि मदन लाल जी भी उसी के प्रमाण है, छोटे से पंजाब में आए, दिल्ली पहुंचे। अगर वो आज होते तो वो उन्हें दिल्ली भी नहीं आना पड़ता, वो वही टेस्ट क्रिकेटर बन जाते। नहीं, लेकिन इसमें भी सैयद भाई, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बुक जो लिखी गई है, इसमें वो कहानियाँ हैं जो कि हमारे यंगस्टर को प्रोत्साहन भी करती हैं। और ये जो क्रिकेटर जो इन्होंने बाहर जितने भी ये क्रिकेटर 11 क्रिकेटर हैं, देखिए सबसे खास बात है यहाँ पे ये मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी स्थितियों में खेलना जहाँ कोई, अभी तो फैसिलिटीज़ बहुत हैं, हर चीज़ बीसीसीआई ने हमें प्रोवाइड, यंग जनरेशन को प्रोवाइड कर दी। ये जो खिलाड़ी खेले हैं,
इन खिलाड़ियों के विदाउट एनी सिस्टम एंड विदाउट एनी फैसिलिटीज एंड दे हैव प्लेड फॉर द कंट्री। क्यों? वाई? बिकॉज द पैशन, उनको कंट्री के लिए खेलना था। और राजदीप ने बिल्कुल सही कहा कि ये एक ही स्पोर्ट्स है, एनी स्पोर्ट्स, ये परफॉर्मेंस बेस्ड स्पोर्ट्स रहती है। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं, अमीर गरीब, कोई इसमें कोई किसी का नहीं। कई बार मैंने सुना है, क्योंकि दिल्ली में मैं DDCME में मैं रहा हूँ चेयरमैन, तो वो उसका बेटा है, उसका बेटा है, इसमें कोई काम नहीं करता, सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस जो है वो काम करती है। और जितने भी हमारे यंगस्टर हैं, मैं हमेशा यही कहता हूँ, मैं क्रिकेट को सिखाता भी हूँ, मैं यही कहता कि अपने आपको हाईलाइट करना पड़ेगा, आपको स्किल की प्रैक्टिस करनी है। वंस यू हाईलाइट योरसेल्फ, मैं समझता हूँ कि आपको कोई रोक नहीं सकता। बहुत अच्छी तरीके से राजदीप ने आपको समझा दिया है, क्योंकि ये एक समझने वाली बात है। ये पैशन, बिल्कुल पैशन है। मैं सिस्टम में आपको बताऊं, हमने जब शुरू किया क्रिकेट, हम 3rd क्लास के ट्रेनों में भी गए हैं। ये नहीं हमारा पैशन नहीं रुका, ये नहीं पैशन नहीं रुका कि हमने नहीं, ये सब फैसिलिटीज हमें नहीं मिली, हमने यही सोचा नहीं, ये खेलना जरूर है। ये बड़ा जरूरी रहता था। पैशन, द स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर ऑफ योर लाइफ इज मेक यू द बिग प्लेयर। दैट्स व्हाट आई से। बिल्कुल बिल्कुल मदन जी, इसमें कोई दो राय कोई शक नहीं है जो राजदीप जी और आपने कहा। हमारा सवाल दूसरा है, हमारा सवाल ये है कि हम राजदीप जी से कुछ बातों पर सहमत नहीं हैं। किन बात में आप सहमत नहीं? वो ऐसे सहमत नहीं है कि जब से शुरू से ये सुनते आए हैं कि क्षेत्रवाद बहुत ज़्यादा है क्रिकेट में, ज़बरदस्त आपकी बेंच स्ट्रेंथ है, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हैं, कितने लोगों के साथ न्याय हो पता है, कितनों के साथ नहीं। ये सिर्फ सवाल हो गया है ना, क्योंकि बात हम इसलिए ये सवाल आपसे कर रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड कप आप ये कहते हैं, आज हम देखते हैं कि जो टीम हमारी है वो सबसे यंग टीम है, दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम है, लेकिन आपको नहीं लगता कि कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो टैलेंटेड हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत की, अपने आप को इस योग्य बनाया है, लेकिन वो टीम से बाहर है? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं भी सिलेक्शन पैनल में रहा हूँ। वेरी डिफिकल्ट टू पिक द साइड। सिर्फ साइड में होता क्या है, मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड कप के जितने भी खिलाड़ी खेलने जा रहे हैं, हम सब मिलकर, आप भी मिलकर 14, 12, 13 तो आप बना ही देंगे, कहाँ पे जिनसे मर्जी पूछ लीजिए। 12 बीच में जाकर सिलेक्शन में कई बार ऐसा हो जाता है जहाँ पे 1-2 खिलाड़ी ऐसे जिसमें डिस्कशन शुरू हो जाती है, तो उसमें फिर कई चीज़ें देखी जाती हैं कि हम किस कंट्री में जा रहे हैं, वेदर उसका कंडीशन क्या हो गया, हर चीज़ का जो वैल्यूएट किया जाता है, जो प्लेयर होता है उसके बारे में भी उसको वैल्यूएट किया जाता है कि हाँ ये वहाँ जाके सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो ये एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा, हम एक बार वर्ल्ड कप की टीम पिक कर रहे थे, इंग्लैंड में वर्ल्ड कप होना था। राहुल द्रविड़ के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन हुआ, क्योंकि उन दिनों में राहुल द्रविड़ के बारे में कहते थे वनडे क्रिकेट नहीं खेल सकते, ये था। तो मैं सिलेक्शन पैनल में था, तो हमने डिस्कशन 1 घंटा चला पूरा। भाई ऐसा नहीं था कि उसको सेलेक्ट नहीं कर रहे थे, 1 घंटा चला, भाई नहीं इसको वहाँ जाके स्लो खेलते हैं, मैं कहा नहीं, ये नहीं है, वहाँ कंडीशन डिफरेंट है, कंडीशन के हिसाब से इसका जाना बड़ा जरूरी है। जब हमने टीम सेलेक्ट की, वो भी सिलेक्ट हुए, ही वॉज द हाइएस्ट रन गेटर इन दैट वर्ल्ड कप, क्योंकि आपको हर चीज़ के वैल्यू किया जाता। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, देखिए टैलेंट क्या होता गया कि 15 खिलाड़ी सिर्फ खेल सकते हैं। आप कहते हैं ना कि वो क्षेत्रवाद होता है या कुछ, ऐसा नहीं होता कभी। जब आप 1-2 खिलाड़ियों की डिस्कशन होनी है, तो उसमें जिसका जरा थोड़ा सा ये होता है कि उसके पॉइंट्स जिसके ज़्यादा हो जाते हैं वो निकल जाता है, बाकी थोड़े से जिनका ऐसा नहीं होता कि वो क्षेत्रवाद की वजह से रह गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। सिलेक्शन पैनल में ऐसा आप कभी नहीं होता। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ जूनियर लेवल पे हो सकता है, नहीं ये मैं कह सकता हूँ, नहीं जूनियर लेवल पे होता, और एक ज़माने में हुआ करता था। आप देखिए कि एक ज़माने में इसी तरह, जैसे मैंने कहा, राजा महाराजाओं को लगता था कि केवल वो कप्तान बन सकते हैं। जिस तरह से विजयनगरम ने लाला अमरनाथ को कहा कि आप इंग्लैंड से वापस जाइए 1936 में, एक ज़माने में इस देश में ये सब हुआ करता था। आज की तारीख में नहीं हो सकता। आज की तारीख में अगर आपके पास उतना टैलेंट है, आपको कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ना सिलेक्टर रोक सकता है, ना एडमिनिस्ट्रेटर रोक सकता है। आपको बाकी चीज़ों में रोका जाता है इस देश में, लेकिन क्रिकेट एक ऐसी जगह। आप उमेश यादव की स्थिति, उमेश यादव के पिताजी जो थे वो कोल माइनिंग करते थे, वो खान में जाके वहाँ से लेबरर थे।
उमेश यादव पुलिस कांस्टेबल बनने वाले थे। किसी ने उनको एक बार देखा कि वो बॉलिंग अच्छी डाल रहा है, उनको कहा चलो कैंप में आ जाओ। 2 साल बाद वो इंडिया के लिए खेल रहा है। देखिए, इस देश में हमने ये जो नेगेटिव है कि हर चीज में क्षेत्रवाद है, जातिवाद है। क्रिकेट में ना जातिवाद है, ना सांप्रदायिकता है, ना क्षेत्रवाद है। आज की तारीख में एक जमाने में हुआ करता था, लेकिन अब नहीं। आपने वर्ल्ड कप का जिक्र किया सही भाई। 1983 में जब मदन लाल जी थे, तब वर्ल्ड कप में ज्यादातर जो क्रिकेटर आए वो बड़े शहरों से आते थे। यानी उनका जो क्रिकेट था मुंबई, दिल्ली, बंगलोर, चेन्नई से आते थे। जब 2011 में हमने वर्ल्ड कप जीता, 6 क्रिकेटर ऐसे थे जो छोटे शहरों से आते थे। सबसे बड़ा बदलाव यहाँ ये हुआ है, एक स्मॉल टाउन रेवोल्यूशन। अब छोटे शहर में आप कहेंगे कि उनको कहाँ फैसिलिटी है। आज हर शहर में, छोटे से भी शहर में अच्छा स्टेडियम बना है, प्रैक्टिस फैसिलिटी है, टीवी तो 24 घंटे चलता है क्रिकेट मैच। मेरे पिताजी के जमाने में वो रेडियो पर सुनते थे। बिशन सिंह बेदी ने मुझसे कहा, मैंने स्पिन बॉलिंग कोच से सुनी, लेकिन रेडियो पर जो मेरी आवाज मेरे कान में आ रही थी, उससे मेरा उत्साह बढ़ा। आप देखिए, सोचिए, इन बच्चों ने कभी मैच देखी। मेरे पिताजी ने 17 साल की उम्र तक क्रिकेट मैच देखी नहीं थी। गोवा में कोई बड़ी क्रिकेट मैच, वहां ग्राउंड भी नहीं था, रेलवे का ग्राउंड था, रेलवे ट्रैक के बगल पर खेलते थे वो। और 1957 में उनके भाई को किसी एक रिजर्व बैंक के अफसर ने कहा, आपका भाई बड़ा अच्छा खेलता है, आप उसे बंबई लाइए। उन्हें वर्क परमिट लेनी पड़ी बंबई आने में। वो बंबई में किसी को नहीं जानते थे। ये जो बार बार हम कहते हैं कनेक्शन के बगैर कुछ नहीं हो सकता, उनको एक व्यक्ति नहीं जानता था। लेकिन एक बार कोई व्यक्ति इंजर्ड हो गया और उन्हें मैच मिली। उस मैच में उन्होंने 90 रन किए। उसी शाम को विनू मंकर, जो उस जमाने में बड़े क्रिकेटर थे, उन्होंने उनको बुलाया, बेटा मैं आपको आज ही क्लब का मेंबर बना रहा हूँ। उन्होंने कहा, सर मेरे पास पैसे नहीं है क्लब मेंबर बनने के लिए। उसने कहा, पैसे छोड़, मैं पैसे देता हूँ। ऐसे क्रिकेटर बने हैं इस देश में। हमने ये कहानियां बच्चों तक पहुंचानी है, क्योंकि मैं देखता हूँ आजकल बच्चों में निराशा है कि हर चीज में रिजर्वेशन है, हर चीज में वोट बैंक है, हर चीज में, जैसे आपने कहा, कहीं ना कहीं कनेक्शन है। हम लोग पत्रकार जो है सब चीज नेगेटिव देखते हैं, कभी कभी कुछ पॉजिटिव भी देखा करिए। इस कंट्री में हम नंबर 1 क्रिकेट में बने हैं और हमें ये बात भी ताजुब होती है कि हम नंबर 1 कैसे बन गए। आज देखिए, हमारे 2 टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं। इंडिया में 30 ऐसे क्रिकेटर हैं जो ऑस्ट्रेलिया के पहले 15 क्रिकेटर को हरा सकते हैं। ये क्या हुआ? ये किताब में मैंने ये कहानी दिखानी कि पिछले 60 सालों में ये बदलाव हुआ है इस देश में कि मौका मिलता है और इनको कोई नेता की जरूरत नहीं है। ये बगैर सिस्टम के, बगैर नेताओं के, केवल अपने हुनर पे, अपने टैलेंट को लेकर आगे बढ़े हैं। और आप देखिएगा अगले 20 साल में और भी बड़े क्रिकेटर इस देश में बनेंगे। जब तेंदुलकर रिटायर हुए, लोगों ने कहा कि अगला तेंदुलकर कहाँ होगा। अब आप विराट को देखिए, विराट तो तेंदुलकर के भी आगे निकल गया है और एक जमाने में एक ऐसा क्रिकेटर आएगा जो विराट के भी आगे निकलेगा। कितनी मुश्किल हुई 11 चुनने में आपको? देखिए, मैंने थोड़ी आसान चीज की कि जिनको मैं जानता था उनके नाम मैंने पहले चला दिए। जैसे मेरे पिताजी की कहानी थी, वैसे वो इतने बड़े क्रिकेटर नहीं थे, लेकिन उनकी कहानी मैं जानता था और मुझे लगा कि वो पसंद आएगी। लेकिन एक बात है, जितने भी क्रिकेटरों को मैंने अप्रोच किया, उन्होंने सब मुझसे बात की, खास करके धोनी, क्योंकि धोनी किसी से बात नहीं करता। लेकिन धोनी ने मुझसे कहा, वो 1 साल लगा मुझे धोनी को परस्यू करने के लिए, लेकिन आखिर में मिले। और उन्होंने जैसे ही इंटरव्यू शुरू किया, वो उनका जो फोन था वो बज रहा था, तो उन्होंने फोन स्विच ऑफ किया और कहा कि राजीव भाई, अगले 4 घंटे आपको जो भी सवाल पूछना आप पूछिए। अब 4 घंटे महेंद्र सिंह धोनी के साथ उनकी जिंदगी की बारीकी की कहानियां जो आपने फिल्म पर देखी होगी, लेकिन फिल्म पर एक बात होती है, मुझे लगता है किताब में एक आदमी की जो इमोशन है वो लोगों के सामने निकलती है। खास करके एक कहानी जो उन्होंने मुझे कही, जब वो रेलवे के एम्प्लॉय थे और खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर उनको ग्रेड C की एम्प्लॉयमेंट मिली। तो मैंने कहा, भाई जब आप ग्रेड C के एम्प्लॉय थे वहाँ खड़गपुर में, कभी आपको लगा कि आप देश के नंबर 1 क्रिकेटर बनेंगे, कप्तान बनेंगे, वर्ल्ड कप जीतेंगे? उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा, राजदीप भाई, जब मैं ग्रेड C एम्प्लॉय था, मेरे सामने एक ही था कि मैं ग्रेड B कैसे बनता।
और उसके साथ उन्होंने और एक बात की, मैंने उनसे पूछा कि ये आप प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं, लास्ट ओवर 15 रन हमेशा धोनी जी आकर कुछ करते हैं, छक्का मारते हैं। उन्होंने कहा दो चीजें, एक तो आप देखिए कि आप समझते हैं मुझ पर प्रेशर है, बॉलर पर भी प्रेशर होता है कि वो महेंद्र सिंह धोनी को बॉलिंग करना है। लेकिन इसके बाद उन्होंने दूसरी बड़ी बात कही, उसने कहा सर प्रेशर एक चीज होती है क्रिकेट मैच में, असली प्रेशर वो हुआ करता था जब मैं ग्रेड सी का रेलवे एम्प्लॉय था और उस टिकट मुझे मेरे बॉस ने कहा जितने भी टिकट है उसकी मुझे पूरी जानकारी चाहिए। वो जो प्रेशर था वो अलग था, क्योंकि जब जितने बंगाली थे जो कलकत्ता से खड़गपुर आते थे ट्रेन में, वो बगैर टिकट के चल रहे थे, तो उनको कैसे रोकना वो असली प्रेशर था। ये क्रिकेट मैच का कोई प्रेशर नहीं है। अब तो मैं बिल्कुल प्रेशर हैंडल कर सकता हूँ। जब आप जिंदगी में रेलवे ग्रेड सी एम्प्लॉय रहे हैं और आपके पास कोई बड़ा सपना नहीं है, तब प्रेशर होता है। इसमें मुझे कोई प्रेशर नहीं लगता। तो यही तो कहानी है, ये देश की कहानी है। इस देश में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने बहुत कठिनाइयों के बावजूद इतनी ऊंचाइयों तक गए हैं जो बहुत कम लोग पहुंचे हैं। और मैं चाहता हूं कि हमारे देश में ऐसे और महेंद्र सिंह धोनी बने और विराट कोहली बने, ताकि लोगों को वो उम्मीद हो कि देश में सब कुछ नेगेटिव नहीं है। टीवी पर हम नेगेटिव दिखाते हैं, हम मंदिर मस्जिद को लेकर लोगों को डिवाइड करते हैं। क्रिकेट में ना मंदिर है ना मस्जिद है, बस भारतीयता है, और ये क्रिकेट में फर्क है। सर हम उम्मीद ये करेंगे कि सिर्फ क्रिकेट में ही क्यों, टीवी पर भी और हम लोगों की ज़िंदगी में भी सिर्फ भारतीयता हो, क्योंकि मदन जी आप जानते हैं 7:30 बजे आज तक पर हमेशा होते हैं, आज भी उन्हें जाना है। तो कार्यक्रम का समापन हम करेंगे और हम बहुत ये समझ सकते हैं आप राजदीप जी से 2-3 कहानियाँ सुनने के बाद कि कितनी दिलचस्प उसमें कहानियाँ होंगी, तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। वर्ल्ड कप हमारा इस बार मदन जी नहीं, देखिए वन ऑफ द फेवरेट वी आर, ऐसा नहीं है। फिर आप ऐसा क्यों कहते हैं? वन ऑफ द फेवरेट्स, देखिए वी आर इन द टॉप लिस्ट, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि वो 45 डेज जो होते हैं ना, जब आप वर्ल्ड कप खेलते हैं, वो सीधे बढ़ने चाहिए कोई भी टीम के। क्योंकि ये वर्ल्ड कप तभी आप जीत सकते हैं जब आपके जितने भी खिलाड़ी हैं, 11 के 11 खिलाड़ी अपना कतार निभाएं, जिसको परफॉर्मेंस दें। 11 के 11 मैं नहीं कह रहा, क्योंकि हर मैच में कोई ना कोई खिलाड़ी आप मैच को निकालता चला जाए, तभी आप वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, चाहे बॉलर हो चाहे बैट्समैन हो। अगर आप हमारा वर्ल्ड कप देखेंगे, उसके बाद हमने बेंसन कप जीता ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद हमने एशिया कप जीता शारजा में। तो क्या होता क्या था कि कोई ना कोई ऐसा खिलाड़ी आ जाता था जो कि आपको मैच निकाल के जिता देता था। आप ट्रेंट बेल की बात कर लीजिए, कपिल देव का सबको याद है कि 175 उन्होंने बनाए थे। ये ऐसा ही जब होता है तभी परफॉर्मेंस होती है, तब जाके आप जो है वर्ल्ड कप जीते। और इस वक्त मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि हमारी टीम जो है बहुत ही बेहतरीन टीम है। इतनी, जैसे अभी हम सब कह रहे हैं, अभी राजदीप ने भी कहा कि टैलेंटेड खिलाड़ी है हमारे पास। और क्या है कि ये अगर मेरे से पूछे, मेरे को पूरा विश्वास है कि ये हमें वर्ल्ड कप जिता सकते हैं। उसका कारण एक है कि क्योंकि हमारी जो बॉलिंग अटैक है वो बड़ा बैलेंस हो चुका हुआ है, और हमारी बैटिंग तो हमेशा हम समझते हैं कि अच्छी है। और डिपेंड करता है कि डे जब गेम होते हैं उसमें कैसे क्लिक करती है, ये देखने वाली बात है। बाकी इस वक्त अगर देखें तो मैं समझता हूँ कि इंडिया की टीम सबसे ज़्यादा बैलेंस टीम है इस वक्त। सही थी, हम वर्ल्ड कप जीते ना जीते, लेकिन असलियत है कि हम वर्ल्ड के नंबर 1 टीम है। आप इस बात से हट नहीं सकते। और अब कैसे, कितने ऐसे खेल हैं या कितने ऐसे चीज़ें हैं हमारे समाज में जहाँ हम दुनिया के सामने कह सकते गर्व से हम नंबर 1 है। कल तक हम डरते थे, ये कहने के लिए ही डरते थे। आज के क्रिकेटरों में ये भी बदलाव आया, आज के बच्चों में बदलाव यही आया, हम अब किसी से डरते नहीं। और हमारे बच्चों को आप मौका दीजिए हर चीज़ में। मेरा यही कहना है इस किताब के जरिए कि आप अगर बेहतरीन डॉक्टर करना चाहते हैं तो सबको मौका। जिस दिन हम शिक्षा में हर भारतीय को वही मौका देंगे जो दूसरे को देंगे, तब हमें रिजर्वेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मौका दीजिए, वही स्कूल होनी चाहिए गवर्नमेंट स्कूल में जो प्राइवेट स्कूल में होती है, उसी तरह की। क्योंकि क्रिकेट में क्या एक ही पिच होती है, आप फिर बड़े किसी घर से आते हैं या छोटे घर, पिच तो वही होती है, बॉलर वही है, बॉल वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। जिस दिन भी वही है, बिल्कुल, जिस दिन आप हर समाज के हर क्षेत्र में वही करेंगे जो मैं चाहता हूँ क्रिकेट में हुआ है
कि हर लड़के को वो मौका दीजिए। महेंद्र सिंह धोनी को जो मौका मिलता है, कपिल देव को जो मौका मिला, वही किसी आज के नए नौजवान बच्चे को मिले, फिर वो छोटे घर से आए या बड़े घर से आए, उसकी आमदनी कितनी भी हो, आप देखिए। और आईपीएल की वजह से और भी बढ़ेंगे। मैंने इस किताब में एक कहानी कही है, नटराजन करके लड़का है, उसके जो पिताजी थे वो छोटी सी दुकान जो रास्ते पर है वो चिकन की दुकान चलाते थे और उसे 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिलता। और उसको पूछा गया आप क्या करेंगे, उसने कहा पहले तो कहूँगा मेरी बहन की शादी करूँगा, उसके बाद मेरे भाई को जो है उसको कॉलेज से मैं पूरी तरह से उसके जितने भी फैसिलिटीज है मैं करूँगा। आप देखिए एक लड़के ने अपने फैमिली की तकदीर बदल दी। और आप देखिएगा, मैंने फिर से कहा, अगले 10-20 सालों में ऐसे कई नारायण बनेंगे और ऐसे कई विराट कोहली बनेंगे जो इस देश की तस्वीर बदलेंगे। जहाँ तक क्रिकेट है, और क्रिकेट एक समाज का प्रतीक फिर बन जाता है कि अगर क्रिकेटर कर सकता है तो डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता, मेरा बेटा इंजीनियर क्यों नहीं बन सकता। आप दीवार तोड़िए, क्रिकेट ने दीवार तोड़ी है, इसीलिए इस किताब का टाइटल है 3 लोकतंत्र। आप हर क्षेत्र में दीवार तोड़िए, देखिए इंडिया नंबर 1 हर चीज में बनेगा। केवल नेताओं से नहीं, जनता से बनेगा। जनता में ताकत है, नेताओं में नहीं है। बहुत धन्यवाद। जरूर पढ़िएगा 3 लोकतंत्र।